हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा वायन एकेडमी। सिविल इंजीनियरिंग में होने वाला कोई भी एग्जाम, उसमें अगर आरसीसी का पोर्शन पूछा जाता है बोले तो आईएस 456 2000 आईएस 456 2000 से सवाल आते हैं। और आईएस 456 में एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट का कोडल प्रोविजन दिया गया है और इसके सवाल भर भर के पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो सारे एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट का जो भी कोडल प्रोविजन आपसे पूछा गया है उसको क्लब करके एक पूरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, मैं साइड हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपनी कॉपी में इसी सीक्वेंस से लिख लेना जिस सीक्वेंस से मैं आपको बताते जाऊंगा। क्लियर? चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने आपको लिख के दिया आईएस 456 2000 एरिया ऑफ स्टील बार। एरिया ऑफ स्टील बार या रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड सारा हम कोडल प्रोविजन डिस्कस करेंगे जो आईएस 456 में लिखा हुआ है। तो हमारे पास एग्जाम में देखा गया कि 4 टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, बीम, स्लैब, कॉलम और रिटेनिंग वॉल। तो ऐसे ये 4 टॉपिक से आपको सवाल पूछे गए थे। मैंने एक एक टॉपिक को उठाया है और जो भी सवाल पूछा गया उसको सीक्वेंशियली अरेंज कर दिया। देखो, अगर मैं आपको बीम की बात करूं, बीम में एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसके बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना, यहीं पर आप सब क्लियर कर लोगे। देखो, अगर लिख के देखी फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, बीम की बात कर रहा हूं, पहले बीम उठाया, अभी बीम की बात करेंगे। बैलेंस सेक्शन के लिए अगर एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर आप फॉर्मूला यूज करोगे AST इज इक्वल टू 0.414 FCK अपॉन FY XU लिमिटिंग इनटू B। क्या 0.414 FCK अपॉन FY XU लिमिटिंग इनटू B। और ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? सर XU लिमिटिंग की वैल्यूज हमें पता है, वो आप देख सकते हो, वैल्यू पुट करोगे आपको AST लिमिटिंग मिल जाएगा। क्या बोल सकते हैं इसको? सर लिमिटिंग AST या बैलेंस सेक्शन के लिए आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। ओके, और एक जनरल फॉर्मूला है, सारी इंजीनियरिंग जो भी आपने 4 साल इंजीनियरिंग करी है उसमें ये वाला फॉर्मूला आपने भर भर के यूज किया है। जो भी आप सेमेस्टर एग्जाम देने जाते थे, यहां पर आप ये फॉर्मूला पर टिक लगवा लेगा आपको। तो AST इज इक्वल टू 0.45 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 BMU, मतलब अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट जो आपको दिया हुआ होगा, डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर इनटू BD। B और D क्या है सर? विड्थ ऑफ बीम, और D इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। D क्या सर? इफेक्टिव डेप्थ है। FCK क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FY क्या है सर? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है FY। ओके, तो ये आपको अगर बैलेंस सेक्शन की बात करें, और जनरल फॉर्मूला भी एरिया ऑफ स्टील निकालने का मैंने बता दिया। आप जब भी फील्ड पर काम करोगे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो अब कोडल प्रोविजंस की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, जो भी आप टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बीम में यूज कर रहे हो उसका मिनिमम एरिया की बात करेगा तो बोलेगा कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे AST मिनिमम। AST समझ में आता है, एरिया ऑफ स्टील के लिए लिखा। AST मिनिमम अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन 0.85 टाइम्स ऑफ FY। मतलब क्या सर बोल रहा है? जो AST मिनिमम है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील अपॉन B इंटू D ग्रेटर देन 0.85 अपॉन FY, इतना मिनिमम एरिया। यहां से AST मिनिमम कैसे निकालोगे? BD का यहां इंटू कर दो 0.85 अपॉन FY से। तो AST मिनिमम इससे तो ज्यादा होना चाहिए, इससे कम एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड नहीं करोगे। तो मिनिमम का क्राइटेरिया बता दिया। क्यों मिनिमम प्रोवाइड करते हैं वो भी लिख के दिया। टू प्रिवेंट एनी सडन फेलियर, किसी भी सडन फेलियर से बचने के लिए कम से कम इतना एरिया ऑफ स्टील तो देना ही देना है। क्लियर? तो मिनिमम का क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया आपने। दूसरा फिर लिख के दिया मैंने मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम कितना एरिया आप टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का प्रोवाइड करोगे? जनरली सवालों में आप टिक लगा दोगे 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। 4% ऑफ ग्रॉस एरिया तो मैक्सिमम आप दोगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। ग्रॉस एरिया क्या सर? विड्थ इनटू ओवरऑल डेप्थ। तो बी क्या है? स्मॉल b क्या है? विड्थ ऑफ द सेक्शन, और कैपिटल D क्या है? ओवरऑल डेप्थ। क्लियर? तो आप बोलोगे सर ये तो मैंने पढ़ रखा था, लेकिन एक क्राइटेरिया और आप क्या करते हो? सेटिस्फाई करते हो। लिमिटिंग वैल्यू से भी ज्यादा नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा अगर इससे ज्यादा आपने एरिया ऑफ स्टील दे दिया तो मैक्सिमम की लिमिट क्या हो गई? AST मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अब ये साइन बना आ जाए या फिर आपको सवालों में लेस देन इक्वल्स टू का साइन बना आ जाए, दोनों की बात एक ही है। क्या इससे क्या नहीं होना चाहिए सर? इससे
कम, सॉरी, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, या फिर आपको क्या ये साइन बना जाए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, इससे कम होना चाहिए, ऐसा एक साइन, ये इक्विवेलेंट साइन है, याद रखना। तो मिनिमम ऑफ एएसटी लिमिटिंग और 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। जनरली तो बस अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होगा तो आप ये टिक कर दोगे, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज्यादा नहीं लेना है। बाकी इंटरव्यूज में सवाल पूछ लिया जाता है तो आपको पूरा मैंने खोल के दे दिया, आईएएस कोड जैसे भी आपसे सवाल बन सकता है। तो मैक्सिमम की बात कर ली, पीछे मिनिमम की बात कर ली, बीम की बात चल रही है अभी, ठीक है। नाउ अभी देखो साइड फेस रीइंफोर्समेंट, एक टर्म पढ़ते हो आप रीइंफोर्समेंट, जहां जहां आएगा मैं सारा यही क्लियर हो जाएगा आपको, इसी वीडियो में सारा रीइंफोर्समेंट क्लियर करके जाओ। साइड फेस रीइंफोर्समेंट पहले ये जानो कब दोगे, अगर आपकी बीम में टॉर्सन लग रहा है, अगर बीम में टॉर्सन सब्जेक्टेड है तो आप बोलोगे अगर जो ओवरऑल डेप्थ है बीम की अगर वो 450 mm 450 mm से ज्यादा है तो आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट लिख के दिया, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन डी इज ग्रेटर देन 450 mm, तो आप देखोगे, पहले देखा आपने टॉर्सन लग रहा है और डेप्थ अगर 450 mm से ज्यादा है तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट दोगे, पहला कंडीशन। और कब साइड फेस रीइंफोर्समेंट देंगे, आप बोलोगे सर अगर टॉर्सन नहीं लग रहा, फिर मैं ओवरऑल डेप्थ को देखा मैंने और वो डेप्थ अगर 750 mm से ज्यादा हो गई, वो डेप्थ अगर 750 mm से ज्यादा है तो आप साइड फेस रीइंफोर्समेंट दोगे। तो जब टॉर्सन नहीं लग रहा तो आप 750 mm तक देख सकते हो, और अगर टॉर्सन लग रहा है तो 450 mm के बाद आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर हुई, अपने आप में ये सवाल है। अब बोलेगा साइड फेस रीइंफोर्समेंट जब दे रहे हो साइड फेस तो कितना दोगे, तो आप बोलोगे सर ये 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया हम प्रोवाइड कर देंगे बीम का। तो 0.1% को कैसे लिख सकते हो, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी इंटू कैपिटल डी, इंटू बी इंटू कैपिटल डी। इसको और सवाल में घुमा देगा, ऐसे भी लिख देगा 0.001, ठीक है, 0.001 टाइम्स ऑफ बी डी, ऐसे भी लिख देगा क्योंकि 00 को आपने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। क्लियर है ये बात, तो ये भी घुमा देगा, तो ये भी याद रख लेना। क्लियर। अब आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट की कंडीशन बताई, कितना दोगे, 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया। अब इसकी स्पेसिंग पे सवाल बनेगा कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग क्या होगी। आप बोलोगे कभी भी स्पेसिंग की बात आए, कभी भी स्पेसिंग की बात आए, सिर्फ एक जगह आपको लेस देन का साइन आएगा, बाकी शुड नॉट बी लेस देन का साइन आएगा, हर जगह शुड नॉट बी ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। बस एक जगह आएगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, और क्या लिखा आ सकता है सर, स्पेसिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू, इससे तो कम ही होनी चाहिए, किससे, 300 mm, और बीम की जो विड्थ है उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें से स्पेसिंग आप लोगे, उससे कम स्पेसिंग नहीं दोगे, सॉरी उससे ज्यादा स्पेसिंग आप नहीं दोगे। तो ये स्पेसिंग का किसके लिए क्राइटेरिया है सर, साइड फेस रीइंफोर्समेंट में स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 300 mm एंड विड्थ ऑफ द बीम। क्लियर है ये बात, तो ये भी प्रोविजन आपको याद रखना है। चलो स्क्रीनशॉट पीछे वाले ले लो, पीछे के स्क्रीनशॉट यहां से लो एक, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट लिया आपने, अब ये वाला भी ले लिया, नेक्स्ट। ओके, साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी कंप्लीट। अब देखो ध्यान से, अब मैं बोलूं रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग पे बात आ गई। अभी हमने मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट देख लिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट देख लिया बीम के लिए, साइड फेस रीइंफोर्समेंट देख लिया, अब स्पेसिंग भी देख ली पीछे। अभी स्पेसिंग हम देखते हैं मेन बार्स की। अगर मैंने लिख के दिया पार्ट ए, अब ध्यान से सुनना, मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, जो भी लॉन्गिट्यूडिनल बार है उसका क्या हॉरिजॉन्टली क्या स्पेसिंग होगी, मिनिमम। शब्द याद रखना, मिनिमम लिखा है। तो आप बोलोगे सर स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ, जब ये मिनिमम शब्द आए आप बोलोगे कम से कम इतनी स्पेसिंग तो दो ही, तो आप बोलोगे इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम के लिए क्या बोलोगे आप, शुड नॉट बी लेस देन, यही तो शब्द यूज करोगे, और या फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ जाए, मतलब स्पेसिंग इससे ज्यादा दो आप, जब मिनिमम में पूछ रहा है कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कितना, मैक्सिमम ऑफ, तीन क्राइटेरिया, मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ बार इफ डाया आर इक्वल, डाया ऑफ बार इफ डाया आर इक्वल, दूसरा लार्जर डाया ऑफ बार इफ डाया अनइक्वल, लार्जर डाया ऑफ बार जब डाया अनइक्वल हो। अगर
अगर सेम डाया ऑफ बार यूज हुआ है तो आप भैया वही वाला डाया ले लो, ठीक है सर। अलग अलग डाया ऑफ बार यूज हुआ है तो जो बड़ा वाला डाया है उसको आपने लिया, ठीक है सर। फिर आपने लिखा नॉमिनल साइज, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज ली प्लस 5 mm कर दो, या लिख के दे देगा 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तीनों वैल्यूज आपको मिल गई, उन तीनों वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको उठाया, उससे कम स्पेसिंग आप नहीं लोगे। किसके केस में? रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग फॉर बीम के केस में उससे कम आप नहीं लोगे। क्लियर है ये बात? तो ये आपको मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार बता दिया। ओके नाउ अब बात आती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। क्या सर? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात आती है। ओके तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मैक्सिमम वैल्यू आई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये साइन बना दे या फिर लिख के दे दे लेस देन इक्वल्स टू, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे बोल दो, या बोल दो कि सर इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, इससे कम होनी चाहिए ऐसे बोल दो। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड कर जाएगा। अगर Fe 250 है तो 300 mm से ज्यादा नहीं दोगे स्पेसिंग, Fe 415 यूज किया तो आप 180 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं दोगे। कौन सी? हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम स्पेसिंग की बात कर रहा हूं। और अगर मैं Fe 500 बोलूं तो 150 mm से ज्यादा आप स्पेसिंग नहीं दोगे। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी बता दिया। पीछे वाले का स्क्रीनशॉट लो आप, और ये इस वाले का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये थी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब वर्टिकल स्पेसिंग की बात करते हैं। वर्टिकल स्पेसिंग देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग, कम से कम इतनी वर्टिकल स्पेसिंग तो दो, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी लेस देन लिख दो, या फिर लिख के दे देगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कुछ भी एक ही बात है। तो बोलोगे आप इट शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ, 3 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी? जो थिकर बार है, जो भी थिकर बार है जिसका डाया सबसे बड़ा है उसका डाया, या 15 mm, या फिर 2/3 टाइम्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट की साइज। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो इनमें से जो 3 वैल्यू आएंगी, डाया ऑफ थिकर बार 15 mm, 2/3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इनमें से जो 3 वैल्यू आएंगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप उठाओगे, उससे कम वैल्यू स्पेसिंग की नहीं होनी चाहिए। किसमें? वर्टिकल। वर्टिकल शब्द पढ़ना, वर्टिकल मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग की बात कर रहा है। क्लियर हुई ये बात? क्लियर? तो आपको मैंने बीम में जो भी स्पेसिंग हो सकती थी साइड फेस रीइंफोर्समेंट की, फिर मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? लिया इसका स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अब बात आती है स्लैब की। स्लैब की बात आती है। बीम कंप्लीट, बीम के सारे कोडल प्रोविजन एरिया ऑफ स्टील से रिलेटेड आपने कंप्लीट कर दिए। स्लैब में सबसे फेमस सवाल कि जो भी स्लैब में डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है, जो बार है सरिया, उसका जो डाया यूज हो रहा है उसकी थिकनेस D/8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डाया शुड नॉट बी ग्रेटर देन D/8। अब D क्या है सर? ये ओवरऑल थिकनेस है स्लैब की। थिकनेस ऑफ स्लैब से के 8th पार्ट से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए डाया जो भी यूज हो रहा है रीइंफोर्समेंट का। ये सवाल आपने लिखा। क्लियर? लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से। अब मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बोथ डायरेक्शन में, अब दोनों डायरेक्शन में क्या मिनिमम एरिया, अब मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट जैसे बीम में देखा था अब स्लैब में देख रहे हैं। सर दोनों डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, कैसे सर? मेन जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो डायरेक्शन है, ट्रांसफर डायरेक्शन को सेकेंडरी या डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी बोल दिया जाता है। तो आप बोलोगे सर मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, अगर माइल्ड स्टील की बात करूं तो Fe 250 माइल्ड स्टील मतलब Fe 250, तो आप बोलोगे 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया से कम एरिया ऑफ स्टील नहीं यूज होगा। लेकिन आपने अगर HYSD की बात कर दी या मतलब Fe 415 की बात कर दी तो आप बोलोगे 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया से कम आप एरिया ऑफ स्टील नहीं लोगे। तो ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हुआ स्लैब के लिए। क्लियर? और ये क्यों प्रोवाइड कराया जाता है ये भी सवाल बनता है, तो लिख के दिया श्रिंकेज और थर्मल इफेक्ट से बचने के लिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील दिया जाता है। तो 0.15% माइल्ड स्टील और 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया
गया HYSD, लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। ये मिनिमम था। अब आती है बात मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम की बात जैसे बीम में पड़ी थी कि 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज्यादा एरिया ऑफ स्टील नहीं देना है, सिमिलरली मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आप 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज्यादा नहीं दोगे स्लैब के केस में भी। तो 0.04 टाइम्स ऑफ BD, बी विड्थ है और D क्या है, कैपिटल D है ओवरऑल डेप्थ। यहां पर स्मॉल d भी लिख के दे देगा, गलत हो जाएगा, वो इफेक्टिव डेप्थ होता है, तो ध्यान से देखना, ग्रॉस एरिया की बात हो रही। तो मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। अभी देखो स्पेसिंग, जैसे पीछे स्पेसिंग पड़ी बीम में तो हम स्लैब में भी स्पेसिंग देख लेंगे। स्पेसिंग क्या है सर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्टील रीइंफोर्समेंट। स्टील रीइंफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर बोलूं फॉर मेन रीइंफोर्समेंट तो आपको बोला अगर फॉर मेन रीइंफोर्समेंट है तो स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन लिख दे या फिर लेस देन इक्वल टू लिख दे, बात बराबर है। मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डाया और 300 mm। तो आप बोलोगे सर अगर मेन बार है, मेन बार की बात कर रहा हूं तो उस मेन बार की मैं 3 टाइम्स ऑफ D लूंगा, इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है, यहां लिख लो स्मॉल d क्या है सर, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ है ऑफ स्लैब, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ इसका और 300 mm, दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उससे ज्यादा नहीं दोगे स्पेसिंग मेन बार में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की बात करें या उसको सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी बोल देगा तो आप बोलोगे सर 5 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm, 450 mm से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी उसको उठाऊंगा, उससे ज्यादा वैल्यू स्पेसिंग की नहीं दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में। क्लियर है? तो ऐसे ही जो कहते हो आप लिख लेना, पीछे वाला स्क्रीनशॉट लिया था, ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो आपको स्पेसिंग बता दी स्लैब की। नाउ अब देखो बात आती है, थर्ड नंबर इज कॉलम की बात आती है। तो स्लैब के सारे सवाल बता दिए जो भी पूछे गए, बीम के बता दिए, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड कॉलम की बात आती है। तो कॉलम में 2 प्रकार की रीइंफोर्समेंट, एक जो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होगा, ओके सर, और दूसरा जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होगा वो। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट उठाया पहले मैंने। तो मिनिमम बात करते हैं, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की अगर बात करूं, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट AST मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। मतलब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, इससे कम एरिया ऑफ स्टील नहीं दोगे आप, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया से कम नहीं दोगे। उसके बाद मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप सर, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। कॉलम की बात चल रही है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही वीडियो में बीम, स्लैब, कॉलम सारे कोडल प्रोविजन बता दे रहा हूं। अब कंफ्यूज मत होना किसमें क्या पूछता है। तो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट किसमें सर, ये कॉलम में यूज होगा। लेकिन सर जनरली तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ही होता है। क्यों? क्योंकि सर लैपिंग हो जाती। लैपिंग मतलब अगर ये एक रीइंफोर्समेंट, जरूरी थोड़ी है पूरी लंबाई का सरिया हो, नहीं सर, ये रीइंफोर्समेंट दूसरा है, दूसरा रीइंफोर्समेंट यहां से यूज करोगे, इनको आप बांध देते हो, तो ये जो एरिया हुआ इतना वो लैप हो गया। क्या हो गया? लैप हो गया, दब गया। तो आप बोलोगे सर लैप होने के कारण जो प्रैक्टिकली तो 4% ही काउंट होता है। लेकिन सवाल जब पूछेगा, ये तो आपका इंटरव्यू का सवाल हो गया, इंटरव्यू का, लेकिन आपसे सवाल पूछेगा तब तो आप यही टिक लगाओगे, मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम इज 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। कितना? 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। वहां मत लगा देना 4%, नहीं तो बोलो मास्टर बताया था। ये मैंने लिख के दिया बिकॉज ऑफ लैपिंग, प्रैक्टिकली तो 4% ही होता है बिकॉज ऑफ लैपिंग। क्लियर है? तो आप 6% ही आंसर लगाओगे। ओके, चलो ये बताया आपको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में मिनिमम और मैक्सिमम एरिया। अभी देखो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात चल रही है, बोलेगा मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट अगर पेडेस्टल यूज करोगे आप। अभी कॉलम था, अब पेडेस्टल हो गया सर, स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 3, क्या पेडेस्टल, हम जानते हैं पेडेस्टल होता है सर। तो आप बोलोगे AST मिनिमम की वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो याद करो सर, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट स्लैब में HYSD के केस में भी यही था, क्या? 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। वही आप देख लोगे 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया पेडेस्टल
पेडेस्टल के केस में भी मिनिमम शब्द याद रखना, शुड नॉट बी लेस देन। ओके, नाउ मिनिमम डाया ऑफ बार, कम से कम 12 mm का डाया ऑफ बार तो यूज करना ही करना है, किसमें, कॉलम में। तो ये मिनिमम डाया ऑफ बार है। पीछे हमने मैक्सिमम डाया ऑफ बार देखा था, d/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, वो मैक्सिमम डाया ऑफ बार था स्लैब में। ये मिनिमम डाया ऑफ बार है कॉलम में, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। फिर लिख के दिया मिनिमम नंबर ऑफ बार, कम से कम 4 नंबर ऑफ बार यूज करोगे अगर आप रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हो। सर अगर आप रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हो तो कम से कम 4 नंबर ऑफ बार यूज करोगे सर, और अगर आप सर्कुलर कॉलम बना रहे हो तो कम से कम 6 नंबर ऑफ बार यूज की जाएंगी सर्कुलर कॉलम में। तो लिख के दिया मिनिमम नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 और सर्कुलर कॉलम में 6 मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज की जाती हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चले आगे, नेक्स्ट अभी देखो फिर आता है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट में बहुत फेमस सवाल, पहले तो ये सवाल पूछेगा स्टेटमेंट वाइज कि किस लिए यूज होता है, दूसरा सवाल इसकी स्पेसिंग और डाया को लेकर पूछ देगा। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट बोले तो क्या सर, ये वाला रीइंफोर्समेंट है, ये चारों तरफ से जो बांध देता है उसको बोलते हैं हम लेटरल टाइज, या फिर दूसरा स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट, यही पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट किस लिए यूज होता है ये जान लेते हैं। तो मैंने लिख के दिया ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, तो आप बोलोगे सर टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट की बकलिंग से बचाने के लिए, यस सर। फिर फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को चारों तरफ से कन्फाइनमेंट मतलब घेर लेना, बोलते हैं ना पढ़ाई कर रहे हो तो कन्फाइन हो जाओ एक रूम में, अपने आप को बंद कर लो, तो कंक्रीट को बंद करने के लिए इसका यूज होगा ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का। फिर आता है टू होल्ड लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट इन पोजीशन, एक ही जगह पर लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट रहे इसलिए भी यूज होता है। सर गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट शियर एंड टॉर्शन, तो जो लेटरल रीइंफोर्समेंट है या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है वो शियर और टॉर्शन में के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस देता है। ये उसके काम बता दिए, सवाल में बना था, लिख के दे दिया, क्लियर। चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अब देखो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट एक होता है हेलिकल, हेलिकल लिख दो या फिर स्पाइरल लिख दो, एक ही बात है क्या सर, हेलिकल लिख दो या फिर क्या लिख दो, स्पाइरल लिख दो, एक ही बात है सर। इट प्रोवाइडेड ओनली इन सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम में बस दिया जाता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट, पहला सवाल। इसको आप कैसे प्रोवाइड करोगे, एज अ सर्कुलर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड ओनली एज सर्कुलर रीइंफोर्समेंट, दूसरा सवाल। तीसरा, ड्यू टू मोर कन्फाइनमेंट, क्योंकि ये चारों तरफ से घेर लेगा, सर्कुलर रीइंफोर्समेंट कैसा है, ऐसे ही तो होगा सर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये चारों तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से घेरेगा तो मोर कॉम्पैक्शन है, कन्फाइनमेंट हुआ, इस कारण से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कॉलम की। कितनी बढ़ जाएगी ये सवाल पूछेगा, इंक्रीज्ड बाय 5% से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते जब स्ट्रेंथ इससे निकालते हैं। तो क्लियर हुई बात। तो ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट के बारे में भी बता दिया, ओके साइड हो गया। नाउ अभी देखो क्या कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट में स्पेसिंग की बात करेगा, तो आप सबसे पहले ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कौन सा है सर, लेटरल टाइज बोल देगा या टाई बार, लेटरल टाई या टाई बार, पहला लिख के दिया। डायामीटर की बात करूं अगर मैं, किसकी बात कर रहा हूं, डाया, लेटरल टाई की डाया का प्रोविजन क्या है सर, डाया शुड नॉट बी लेस देन, मतलब या फिर डाया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, डाया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेगा मैक्सिमम ऑफ 5 लॉन्गिट्यूडिनल बार डिवाइडेड बाय 4 और 4 mm, मतलब क्या सर, जो लॉन्गिट्यूडिनल बार गई है, लॉन्गिट्यूडिनल बार जो पीछे देखी थी हमने, उसका डाया लिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, जो वैल्यू आई वो यहां लिखी, और फिर 6 mm, दोनों को कंपेयर किया, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इससे कम डाया नहीं होना चाहिए लेटरल टाई का या टाई बार का, क्लियर बात। अब देखो इसकी स्पेसिंग की बात करेगा, लेटरल टाई की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो लेटरल टाई की जो स्पेसिंग है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे ज्यादा, स्पेसिंग बोल देगा या दूसरा शब्द क्या यूज कर देगा सर, पिच यूज कर देगा, बात बराबर है, पिच यहां लिख के दिया, यहां दिया है एस और पिच, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ, 3 चीजें हैं। अब देखो लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी और डी, आप देखते हो कॉलम ऐसे ही तो होता है क्रॉस सेक्शन, इसमें से जो भी लीस्ट लेटरल डायमेंशन हुआ वो लिखा, ओके सर। 16 टाइम्स ऑफ 5 लॉन्गिट्यूडिनल बार, जो भी लॉन्गिट्यूडिनल बार है उसका डाया लिया आपने, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 300 mm, और क्या ले लिया आपने 300 mm,
इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या स्पेसिंग लेटरल टाइज की। क्लियर हुई ये बात? ओके, लेटरल टाई की कंप्लीट हुई कहानी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। दूसरे टाइप का ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट पीछे बताया, स्पाइरल या हेलिकल। उसमें भी दो चीजें पूछेगा, पूछ लेगा इसका डाया कैसे निकालोगे। तो डाया जैसे पीछे आपने लेटरल टाई का निकाला 5 लॉन्गिट्यूडनल बाय 4 और 6 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आई उससे कम वैल्यू नहीं दोगे डाया की, किसमें, स्पाइरल और हेलिकल की। क्लियर है ये बात? तो ये तो ज्यों का त्यों है। स्पेसिंग की बात पढ़ते हैं, स्पेसिंग पूछता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट की, तो बोलेगा मैक्सिमम स्पेसिंग और पिच। मैक्सिमम स्पेसिंग और पिच शुड नॉट, मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, और क्या लिख देगा, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 75 mm और DC बाय 6। DC क्या है सर? डाया ऑफ कोर, डाया ऑफ कोर, DC इज डाया ऑफ कोर। ठीक है, तो DC बाय 6 किया और 75 mm दोनों कंपेयर किया, जो भी मिनिमम वैल्यू आई उससे ज्यादा वैल्यू नहीं दोगे। ये मैक्सिमम स्पेसिंग है हेलिकल या स्पाइरल रीइंफोर्समेंट की। और मिनिमम स्पेसिंग की अगर बात करें तो आप बोलोगे एस शुड नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 25 mm और 3 टाइम्स ऑफ 5s। 5s क्या है सर? 5s डाया है स्पाइरल रीइंफोर्समेंट का जो यहां निकाला था, उसका 3 टाइम्स किया और 25 mm दोनों को कंपेयर किया। जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे कम आप डाया स्पेसिंग नहीं दोगे। मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया हेलिकल का भी बता दिया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। क्लियर? कॉलम भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आता है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल से क्या सवाल बने? 3 प्रकार के सवाल बने हैं, तीनों लिख के दिए। क्या बोलेगा? मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट स्टेम। रिटेनिंग वॉल में मेन रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करोगे? पहला सवाल आप बोलोगे स्टेम में प्रोवाइड करेंगे, स्टेम में प्रोवाइड करेंगे। अब आपका काम है एक बार गूगल पर पिक्चर देख लेना, मिल जाएगी। और कहां स्टेम पर? बैक साइड में प्रोवाइड किया जाता है। तो रिटेनिंग वॉल में मेन रीइंफोर्समेंट स्टेम में प्रोवाइड करोगे और स्टेम के बैक साइड में प्रोवाइड होगा। उसके बाद बोलता है अगर हील की बात कर रहा हूं, हील में मेन रीइंफोर्समेंट कहां होगा? सर हील में मेन रीइंफोर्समेंट टॉप पर प्रोवाइड होगा। और सर टो में मेन रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड होगा? सर टो में मेन रीइंफोर्समेंट बॉटम में प्रोवाइड होगा। यह सवाल पूछा जाता है, ये लिख के दे दिया मैंने। क्लियर? देख लिया आपने, टो में मेन रीइंफोर्समेंट बॉटम में और आपका हील पर टॉप पर प्रोवाइड होता है। ये रिटेनिंग वॉल में जो सवाल पूछे गए थे वो भी बता दिए। तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड जो भी कोडल प्रोविजंस थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप इसके बाद जो भी आपको ऐसे टॉपिक्स में जो दिक्कत आते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे आगे आप पढ़ना चाहते हो। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। क्लियर? चलिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।